हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 अगर अभी अभी तक आपने नहीं देखा है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वैसे भी आपको दिख जाएगा। तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, तो इसमें भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपकी ये सारी है ना पीवाईक्यू मैराथन समझ लो। इसमें अभी जैसे इस पेज में आपको केवीएस वगैरह का ही दिख रहे हैं, बट अगर आपने वीडियो 1 देखी होगी तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें जितने भी पीवाईक्यूज़ है केवीएस, डीट्रिपल एसबी, एनवीएस वगैरह से रिलेटेड वो सभी हम देखने वाले हैं। मतलब सोचो एक ही वीडियो में आपको सारे पीवाईक्यूज़ मिल रहे हैं, है ना? और जितना अच्छा चीज़ें जितनी अच्छे से प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ के थ्रू क्वेश्चन के फॉर्म में होती है, उतने अच्छे प्रैक्टिस उतना अच्छा जो हमारा दिमाग में याद रहता है, वो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमेशा आपने सुना होगा पीवाईक्यू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ये नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको दिखेगा। चाहे हाँ, जैसे एलडीसी वगैरह, डीट्रिपल एसपी में भी जैसे अभी हमारा आगे हम देखेंगे डीट्रिपल एसबी के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और उसमें भी नॉन टीचिंग, टीचिंग सभी पीवाईक्यूज़ के। डीट्रिपल एसबी मतलब कि उसके अंदर जितने भी पोस्ट है, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, ठीक है? तो वो सभी हम करने वाले हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। 88th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। हमने ऑलमोस्ट 70s की लाइन में कर लिया था। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव वोन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका मतलब पूछा है कि क्या होता है। ये जो अंडरलाइन आइडियम है, वर्ड नहीं, इसका मतलब पूछा है। फॉट ब्रेवली, ब्रेवली, डिफीटेड हिज एनिमीज, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन या ओवर पावर्ड हिज एनिमी। ठीक है, वोन हिज लॉरेल्स, वोन हिज लॉरेल्स इसका मतलब होता है एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। इसका मतलब होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। देखो, टू विन वंस लॉरेल्स इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑनर, एक फेम, एक रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन अचीव करना सक्सेस की वजह से। यानी कि उन्होंने मतलब बैटल ऑफ प्लाजा में लॉर्ड क्लाइव जीत गए थे, यानी कि उन्होंने एक ऑनर, उन्होंने एक फेम, एक रिकॉग्निशन, पहचान अचीव किया ना सक्सेस की वजह से, क्योंकि वो जीत गए उस चीज़ में। तो लॉरेल्स बेसिकली जो है ये जीत का सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल होता है लॉरेल। ऑनर कह सकते हैं। डिस्टिंक्शन मतलब यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, लड़ाई की बात हो रही है तो फाउट ब्रेवली भी हम कर सकते हैं। हाँ, वो दो चीज़ें जो है हमें लग सकता है, बट डिस्टिंक्शन इसका एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन होगा। डिस्टिंक्शन का मतलब एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलना, नाम कमाना। तो वो चीज़ जो स्पेशल रिकॉग्निशन है वो लॉरेल्स में मिलेगा, यानी कि वॉन हिज लॉरेल्स। मतलब एंशियंट, जैसे एंशियंट ग्रीस में जो विनर्स होते थे ना, पोएट्स, वॉरियर्स, एथलीट्स, उनके सर पर लॉरेल्स लीव्स का क्राउन पहनाया जाता था। ठीक है, जो जो जीत जाते थे तो एक क्राउन पहनाया जाता था, जिसके ऊपर एक लॉरेल लीव्स का क्राउन होता था। मान लो ऐसे, ठीक है, लॉरेल लीफ का क्राउन पहनाया जाता था जो एंशियंट ग्रीस में जब कोई विनर होता था, चाहे पोएट्स, वॉरियर्स, एथलीट्स वगैरह में। तो इसलिए जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट करता है ना, तो लोग कहते हैं ही हैज वोन हिज लॉरेल्स। लॉरेल मतलब रिवॉर्ड, फेम, रिस्पेक्ट। तो वो जो अलग से रिकॉग्निशन मिली है वो डिस्टिंक्शन से ही आएगा। इसका इसलिए इसका आंसर ये है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, द साइंटिस्ट वोन हिज लॉरेल्स आफ्टर द डिस्कवरी, है ना, डिस्कवरी के बाद उन्होंने उनको एक अलग फेम मिला, रिकॉग्निशन मिला, तो द साइंटिस्ट वोन हिज लॉरेल्स, या शी वोन हर लॉरेल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब अगर आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, टॉप रैंकिंग आएगी, तो हम इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं कि आपने लॉरेल्स जीत लिया, आपको एक अलग पहचान मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं, जो क्या कह रहा है, the best policy is to let sleeping dogs lie. The best policy is to let sleeping dogs lie. To be liberal, to be tolerant, to be neutral, to avoid troublesome matters. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स। ठीक है, टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर। अब देखो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या हुआ? नॉट टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन दैट इज करेंटली काम। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब अगर कोई एक डॉगी, एक जो कुत्ता है वो सो रहा है, तो उसको सोने दो ना। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से लाए वो वाला मतलब झूठ वाला नहीं है। लाए मतलब कि उसको जैसा है वैसे रहने दो, लेटे रहने दो, है ना। लाई मी डाउन होता है ना कि लेटे रहने दो, तो यहाँ पर लाई का मतलब वो है, वैसे ही छोड़ देना। तो अगर यहाँ पे आपका, हाँ, अगर आपका बगल में एक आपको डॉगी से डर लगता है और वो सो रहा है, तो अब जबरदस्ती चिल्लाओगे क्या आवाज़ निकाल के? अब चुपचाप से निकल जाओगे, चिल्ला के ही जाओगे, तब तो वो डॉगी उठ जाएगा। तो यानी कि हाँ, फालतू में परेशानी को, ट्रबलसम को क्यों लाना? अवॉइड कर सकते हैं हम उसको, उसको सोने दो डॉगी को। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं।
वही जैसे मैंने बताया कि एक कुत्ता शांति से सो रहा है, अगर तुम उसे छेड़ दोगे तो वो गुस्सा हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट एडवाइस क्या है, डोंट वेक द डॉग, लेट इट स्लीप। मतलब जो प्रॉब्लम शांत है उसे मत छेड़ो ना। तो यही कह रहे हैं कि जो बेस्ट पॉलिसी क्या है कि जो पुरानी या रिस्की प्रॉब्लम्स है उसको दोबारा ना छेड़ा जाए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, टू अवॉइड डिस्कसिंग troublesome matters, it's better to let sleeping dogs lie, don't bring up that topic, let sleeping dogs lie, है ना। इस तरह से बोलते हैं यार वो टॉपिक मत लाओ, लेट फिर से झगड़ा हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, he decided to let sleeping dogs lie instead of reopening the issue। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चंस करने वाले, चाहे कितना भी टाइम लगे। मतलब अगर हम 20-30 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हैं एक वीडियो के थ्रू इसी एक्सप्लेनेशन के साथ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, रेदर देन कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, वो भी बस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट जो है वो रिविजन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। बट हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। he was in a brown study and did not seem to catch my point। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इन अ ब्राउन स्टडी, इसका क्या मतलब हुआ। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, मतलब ही वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, मतलब वो पता नहीं अलग ही दुनिया में था कि वो मेरा पॉइंट जो है वो समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या चाह रहा हूँ क्योंकि ही लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, एब्सेंट माइंडेड इन अ स्टेट। तो इसका मतलब हुआ एब्सेंट माइंडेड, मतलब वो इंसान वो एब्सेंट माइंडेड होगा, उसका ध्यान ही नहीं होगा, तभी तो वो उसका पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा है ना, है ना। यानी कि वो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ है, वो कहीं हाँ डीप थॉट में खोया हुआ है। तो यहाँ पर ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है, मतलब ब्राउन को तुम ग्लूमी बोल सकते हो, ग्लूमी इन द सेंस डल। एब्सेंट माइंडेड यानी कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट है बट माइंड से वो एब्सेंट है। तो जो एक आदमी सामने बैठा है, तुम बात कर रहे हो लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, उसकी आंखें ब्लैंक, है ना, माइंड कहीं और घूम रहा है, वो शॉक में नहीं बस डीप सोच में डूबा हुआ है। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं ब्राउन स्टडी। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना, क्लास लेते लेते, क्या पता अभी भी यही हो रहा हो कि वीडियो देख रहे हो और जो है आप अलग ही ख्यालों में हो, आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बस पता चल रहा है कि कोई तो कुछ बोल रहा है। तो ऐसा होता है क्लासेस में अक्सर। तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन स्टडी, है ना। यानी कि हाँ, मतलब वो सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसको मेरी बात समझ ही नहीं आई। ही sat in a brown study, unaware of the noise around him. She was in a brown study and missed the question. Don't disturb him. He seems to be in a brown study, है ना। हाँ, in a brown study हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83। A good teacher should have the gift of the gab. A good teacher should have the gift of the gab. मतलब एक अच्छे टीचर के पास गैब का गिफ्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। गुड पर्सनालिटी तो है, ठीक है, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर टीचर की गुड क्वालिटी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट यहाँ पर गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, मतलब कि नेचुरल एबिलिटी, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, परसुएसिवली बोलने की। ठीक है, तो यहाँ पे गिफ्ट तो मतलब गिफ्ट से यहाँ पे आप ऐसे ऐसे समझ लोगे, यहाँ पे गिफ्ट से क्या मतलब है, नेचुरल हो, जो नेचुरल टैलेंट है। गैब मतलब इनफॉर्मल वर्ड फॉर टॉकिंग, चैटर करना होता है ना, चैटर चैटर बॉक्स होता है यानी। तो वही है कि एक टीचर जो बिना नोट्स देके स्मूथली कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, स्टूडेंट्स बोर्ड नहीं हो रहे हैं, क्लास फ्लो में रह रही है, तो लोग क्या कहते हैं कि इसके पास तो गिफ्ट ऑफ द गैब है ना। गैब मतलब बात करना। ठीक है, तो जैसे लाइक शी हैज द गिफ्ट ऑफ गैब एंड कैन engage any audience. A teacher with the gift of the gab keeps students attentive. He used his gift of gab to explain complex ideas easily. ऐसा नहीं सिर्फ टीचर के लिए, कोई किसी के पास भी टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो सकता है ना, बट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। तो ही यूज्ड हिज गिफ्ट ऑफ गैब, शी यूज्ड हर गिफ्ट ऑफ गैब टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इजिली। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या पूछ रहा है, बी बाउंड अप विद। इसका क्या मतलब है, बी टाइड टू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी ओवरवेल्म्ड बाय, बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, या बी अनइन्वॉल्व। बी बाउंड अप विद, बाउंड मतलब क्या होता है, बंधे रहना, है ना, टाइड। तो इसका हमारा जो मतलब है, बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, बी बाउंड अप विद,
अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम बहुत बिजी है या प्री ऑक्यूपाइड है, ये भी बोल सकते हैं, बट इसका जो सटीक आंसर इसमें यही गिवन है कि टू समथिंग फॉर अ लॉन्ग। बट इसका आंसर अगर ये नहीं होता तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, आप हमेशा बाउंड अप रहते हो, कि बाउंड अप लिखा है ना, अप भी है, यानी कि आप मतलब ये कंप्लीट से हम रिलेट कर सकते हैं, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से बाउंड अप हो, टाइड हो, बंधे हो, यानी कि बहुत बिजी हो, प्री ऑक्यूपाइड हो, ये भी बोल सकते हैं। सो ये भी पर इसका हो सकता है बी टाइड टू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर यही दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है सी होना चाहिए था। इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। टू टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, ये आपका प्रिंसिपल में आया है केवीएस के 2016 में। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, to realize one's intent and purposes as far as intentions go in all essential points as in intentionally and purposefully। तो to all intents and purposes मतलब in all essential points, in all essential points मतलब to all intents and purposes means कि for all practical and important reasons, भले ही इफ नॉट टेक्निकली एग्जैक्ट नहीं हो लेकिन प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से, यानी कि जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। इंटेंट मतलब होता है हमारा एम, है ना, इंटेंशंस, क्या इंटेंशन है आपका, इसके पीछे कुछ तो इंटेंशन होगा, कुछ तो एम होगा ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं। पर्पस तो हम सब जानते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स क्या है। एसेंशियल जो रियली मैटर करता है, अब सोचो एक कोई फ्लैट ऑलमोस्ट रेडी है, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी सब कंप्लीट, बस एक छोटी सी लीगल फॉर्मेलिटी बाकी, फॉर्मेलिटी बाकी है, तो लोग क्या कहेंगे, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस फ्लैट रेडी, फ्लैट इज ऑलमोस्ट रेडी, फ्लैट रेडी ही है मान लो, मतलब हर इंपॉर्टेंट एंगल से काम कंप्लीट है, भले ही टेक्निकली वो नहीं है, छोटा सा लीगल फॉर्मेलिटी बचा है, बट ओवरऑल अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सभी है, तो टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस फ्लैट रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस में यूज करके बताऊं तो हम इस तरह से कह सकते हैं, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस द प्रोजेक्ट इज फिनिश, मतलब प्रैक्टिकली देखे तो सारे इंपॉर्टेंट रीजंस के नजरिए से देखे, भले टेक्निकली एग्जैक्ट ना हो, तो सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट का काम हो चुका है। द विलेज इज टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस कट ऑफ ड्यूरिंग मॉनसून, तो ये हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, बैकस्टार्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टार्स इन्फ्लुएंस मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मॉनिटरी इन्फ्लुएंस, अनफेयर इन्फ्लुएंस, राइटफुल इन्फ्लुएंस। बैकस्टार्स, सॉरी बैकस्टार्स नहीं, आई एम सो सॉरी, बैकस्टेयर्स है ना, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस लिखा है। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब अनफेयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब जो सीक्रेट या फिर अनफेयर इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से हमारे डिसीजन पे इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेशली ये पॉलिटिक्स या पावर सिस्टम में देखा जाता है ज़्यादातर। बैकस्टेयर मतलब पिछला रास्ता बोलते हैं ना, बैकस्टेयर, बैकस्टेयर से आ जाओ, मतलब पीछे वाले रास्ते से आ जाओ, मेन एंट्रेंस से नहीं। और इन्फ्लुएंस मतलब कि असर, कि किसी चीज़ का आपको इन्फ्लुएंस होता है आप पर, तभी तो आप डिसीजन चेंज करते हो, या पावर टू चेंज डिसीजन कह सकते हैं। तो बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस यानी पीछे से आ जाओ, आगे से सब सारा काम होना चाहिए। अगर चलो इसको एक सोचो, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको, है ना, पब्लिक के सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन पीछे पिछले दरवाजे से यानी बैकस्टेयर्स कोई सीक्रेटली जा करके डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस फेयर नहीं होता है। आप इसको इस तरह से याद कर लो कि सामने से मेन एंट्रेंस से तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले जा रही है पब्लिक को दिखाने के लिए, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही है, कि अरे फूल माला ये वो सारी चीज़ें, बुक्स, किताबें, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, ठीक है? तो पब्लिक को लग रहा है कि वाओ! कितने अच्छे हैं, ये लोग घर में ये चीज़ें रखते हैं। बट बैक स्टेयर्स से, पीछे के दरवाजे से जितने भी इल्लीगल प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स, नशा जो भी है, नशा से रिलेटेड, है ना, वाइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बैक स्टेयर से लिया जा रहा है। तो वो क्या हुआ? अनफेयर इन्फ्लुएंस है, ठीक है? हाँ, तो अनफेयर है चीज़ें, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, टू टेक अवे वंस ब्रेथ। टू टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, टू सरप्राइज, टू हिट वन बैडली, टू किल वन, टू टेक अवे वंस मनी। क्या हुआ इसका मतलब, टू टेक अवे वंस ब्रेथ मतलब किसी की सांस ही ले जाना यार, मतलब टू सरप्राइज मतलब यार तुमने तो एकदम सरप्राइज ही कर दिया, है ना। टू अमेज या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देना, क्योंकि कोई चीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी शॉकिंग है, या फिर इतना इम्प्रेसिव है कि यार मेरी तो सांसें थम गई,
बोलते हैं ना। तो टेक अवे मतलब कि टेम्पररी रोक देना। मतलब सोचो तुमने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखा, ठीक है, या कोई अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिली, 1 सेकंड के लिए तुम बोल ही नहीं पाते, OMG मेरी तो सांसें ही रुक गई, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली थोड़ी हो कि हम मरने वाले हैं इसलिए सांसें रुक गई, बट ये हम शॉक जब होते हैं या अमेज होते हैं कोई न्यूज़ सुन के या नज़ारा देख करके, तो हम इस तरह से चीज़ें बोलते हैं, टू टेक अवे वंस ब्रेथ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ, टू सरप्राइज वन। इसका एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं, द व्यू फ्रॉम द हिल टॉप टुक अवे माई ब्रेथ, है ना। Her performance took everyone's breath away. The sudden announcement took away his breath. इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अ डेड लेटर्स। डेड लेटर्स ऑप्शन क्या है? वन विच हैज नॉट बीन पोस्टेड, वन ऑफ रिजेक्शन, या फिर और आगे क्या है? नो लॉन्गर इन यूज होगा, नो लॉन्गर इज यूज नहीं, नो लॉन्गर इन यूज, या वन दैट हैज नॉट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। डेड लेटर। तो डेड लेटर मतलब जिसका कोई यूज ना हो, मतलब वो लेटर्स थे यार, पहले काम होते थे, लेटर्स का हम यूज करते थे ना पहले, है ना, पहले यूज करते थे लेटर्स का। अभी थोड़ी, अब ये कहाँ यूज होता है, अब वो लेटर्स पड़े हुए हैं, मुरझाए हुए लेटर्स है, क्योंकि अब उनका काम ही नहीं है, वो चिट्ठियां बस ऐसे ही है, अब रखी ही रह गई, उनका यूज है क्या? कोई नहीं यूज है, यानी बेकार, इनइफेक्टिव। तो ये तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे, है ना। हाँ, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे मान लो कि एक रूल लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड पर लगा, पर कोई उस रूल को मानता ही नहीं है, ना फॉलो हो रहा है, ना अप्लाई हो रहा है, बस लिखा हुआ है, जिंदा नहीं है, काम का नहीं है, इसलिए हम कहते हैं दैट रूल इज अ डेड लेटर। ऐसा नहीं है कि आप सच में लेटर के लिए ही सिर्फ यूज करोगे। डेड लेटर मतलब जो यूज नहीं है अभी, वो तो मैंने लेटर बताया को याद करने के लिए, जो चीज पेपर पर हो पर रियल लाइफ में काम ना आए, इसका मतलब ये है। द ओल्ड लॉ हैज बिकम अ डेड लेटर, बोलते हैं ना। विदाउट इन्फोर्समेंट रूल्स बिकम डेड लेटर्स, द एग्रीमेंट इज नाउ अ डेड लेटर। अब वो किसी काम का नहीं है जो हमने एग्रीमेंट किया था। तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, जिसका ये NBS TGT में आया हुआ है, जिसका क्या है हमारा क्वेश्चन? बियॉन्ड द ब्लैक स्टंप। बियॉन्ड द, जस्ट अ मिनट, यस, बियॉन्ड द ब्लैक स्टंप मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सेटल्ड एंड देयरफॉर सिविलाइज्ड लाइफ। अब देखो, बियॉन्ड द ब्लैक स्टंप, स्टंप मतलब ब्लैक स्टंप मतलब क्या हुआ? ब्लैक स्टंप मतलब बाउंड्री मार्कर बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन यूज के लिए, ठीक है। बियॉन्ड मतलब उसके आगे, सेटल्ड लाइफ, शहरी, शहरी सिविलाइज्ड लाइफ, मतलब कि ब्लैक स्टंप मतलब एक बाउंड्री मार्कर है, तो बहुत ही रिमोट हो गया, रिमोट एरिया, अनसिविलाइज्ड, अनडेवलप्ड एरिया के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि मॉडर्न लाइफ से, टाउन से काफ़ी दूर है। बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सेटल्ड एंड देयरफॉर सिविलाइज्ड लाइफ। तो हाँ, मतलब सिविलाइज्ड और एक मॉडर्न लाइफ से, सेटल्ड लाइफ से बहुत दूर, बियॉन्ड है ना, बहुत दूर। तो अब जैसे ना ऑस्ट्रेलिया में पहले, ये अब कहाँ से आया वो समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पहले ब्लैक स्टम्प्स को बाउंड्री माना जाता था। ब्लैक स्टम्प्स क्या है? अब ये ब्लैक स्टम्प्स डार्क ट्री स्टम्प्स होता था, तो उसको बाउंड्री माना जाता था। जैसे पेड़ कोई लगा होता था, वो तो होता होगा डार्क ट्री स्टम्प्स लगा होता होगा, वो जहाँ जहाँ पे वो डार्क ट्री स्टम्प्स है, तो मान लिया जाता था ये आपकी बाउंड्री है। तो जहाँ तक लोग रहते हैं, जहाँ तक लोग रहते थे, वो हमारा सिविलाइज्ड एरिया हो गया, और उसके आगे सिर्फ जंगल, डेजर्ट, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए जो जगह शहर से बहुत दूर थी, अंडर डेवलप्ड होती थी, उसे हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता था ये बाउंड्री मार्कर के लिए ब्लैक स्टंप, जो कि हाँ ट्री था, डार्क ट्री स्टम्प्स कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया कि अगर यहाँ तक हमारा जो है लोग रह रहे हैं, सिविलाइज्ड एरिया, और यहाँ से हमारा वो पेड़ वगैरह शुरू होते थे, वो बाउंड्रीज बनती थी, तो इस सिविलाइज्ड एरिया के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, वो हमारा जो है क्या आ जाएगा? बियॉन्ड द ब्लैक स्टंप, ऐसे कह सकते हैं, है ना। यानी ऐसी जगह जो मॉडर्न लाइफ से बहुत दूर हो। फॉर एग्जाम्पल द विलेज इज बियॉन्ड द ब्लैक स्टंप,
ही वर्क्स इन अ एरिया बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प, है ना। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। समझ आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो, और अगर आप सेंस बना पा रहे हो, देखो हर क्वेश्चन में हम जितना, जब टाइम की मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ कि जितना हम टाइम देते हैं क्वेश्चंस में, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी वर्ड में, तो वो चीज़ें याद रहने की, दिमाग में रह जाए, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट करके आप कोई सजेशन देना हो या कुछ और भी चाह रहे हो, जो भी कुछ बोलना है आप बोलो, तभी मुझे समझ में आएगा ना कि मुझे भी बूस्ट मिलेगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा कमेंट भी करना। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? चिकन्स कम होम टू रोस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। चिकन जो है वो घर आए आपको रोस्ट करने, इसका क्या मतलब है? देखो, चिकन्स कम होम टू रूस्ट, रूस्ट मतलब क्या होता है? मतलब रात को मुर्गियों का अपनी जगह लौट आना ना, उसको हम रूस्ट बोलते हैं। मतलब जो चिकन्स हैं वो अपनी जगह आ गए, मतलब जब रात को वो अपनी जगह, मुर्गियाँ अपनी जगह लौट आती हैं, उसको रूस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी के पास्ट, उसने पहले टाइम पे उसने कोई एक्शन किया होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बाद में आते हैं, लौटते हैं। मतलब उसमें कुछ टाइम पहले जो चीज़ किया होगा, गलत किया होगा, जो भी किया होगा सही या गलत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन पॉजिटिव वे की बात नहीं कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स या पनिशमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा वंस, हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा है वंस पास्ट मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग्स विल इवेंचुअली बी द कॉज ऑफ प्रेजेंट ट्रबल्स। ठीक है, मतलब अभी आप प्रेजेंट में जो आपके ट्रबल्स है ना, वो आपने कभी 10 दिन पहले या कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले कुछ ऐसा कांड किया होगा, उसी का नतीजा जो है आप प्रेजेंटली वो भुगत रहे हो। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो गाँव में ना मुर्गियाँ दिन दिन भर इधर उधर घूमती रहती है ना, पर शाम को सब वापस अपने घर आ जाती हैं, यानी वही अपने रूस्ट आ जाती हैं। अगर दिन में मुर्गी ने कुछ गड़बड़ी की तो शाम को तो ओनर को पता चल ही जाता है ना। अगर दिन में वो पूरे दिन इधर-उधर घूम रही थी, चिकन्स घूम रहे थे, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की, शाम को वो अपने घर आ गए, लेकिन शाम तक आते-आते ओनर को पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ी हुई है। यानी कि जो किया है वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन ये ना हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है कि आप वापस, ऐसा तो पॉजिटिव चीज़ें भी आ सकती है कि आप अभी काम करो, आगे फ्यूचर में फल मीठा मिलेगा, लेकिन ये उस सेंस में ही है, नेगेटिव सेंस में। यहाँ पे मीठे फल की बात नहीं हो रही, कड़वे की बात हो रही है या सड़े हुए की बात हो रही है ना। यानी कि जो हमने गलतियाँ की है पहले, उसका रिजल्ट बाद में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज डिसऑनेस्टी फाइनली केम होम टू रूस्ट। ठीक है, हिज डिसऑनेस्टी फाइनली केम होम टू रूस्ट। हाँ, ज़रूरी नहीं है चिकन्स हो, कई जगह ऐसे भी सिर्फ हो सकता है। सूनर और लेटर चिकन्स कम होम टू रूस्ट, यानी आज या कल आपकी गलतियों का जो रिजल्ट है, आपकी गलतियों का जो पनिशमेंट है, वो इंसान को मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? ठीक है, डिप वंस पेन इन गॉल। और थोड़े हार्ड हार्ड से आ रहे हैं अभी, पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये सबके लिए लेवल के लिए है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकती सिर्फ पीआरटी के लिए, तो मैं उनके लिए ही बताऊँ, ये सभी के लिए है। और तो हाँ, ठीक है, डिप वंस पेन इन गॉल। गॉल का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो समझना ज़रा। गॉल, गॉल से हमारे यहाँ पे मतलब है कोई बिटर सब्सटेंस, वेनम बोलते हैं ना, वेनम। हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको लो, डिप मतलब डुबाना, पेन तो आप जानते हो, मतलब मान लो कि आप इसका आंसर क्या होगा वैसे? राइट स्पिटफुली। स्पिटफुली मतलब होता है कि गुस्से में लिखना, ठीक है, बिटर मैनर में, कड़वा लिखना। टू राइट इन अ बिटर, एंग्री और स्पिटफुल मैनर, स्पाइटफुल मैनर। हाँ, मतलब यूजुअली हम किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो गल मतलब ही होता है, गैल का मतलब यहाँ पर आप क्या समझोगे? बिटर सब्सटेंस। मतलब मान लो आपने पेन को एक करेले के जूस में डाल दिया, ठीक है, करेले के जूस में डाल दिया पेन को, तो अब वो पेन में जो है कड़वाहट भर जाएगी। अब आप कुछ भी लिखोगे वो कड़वा ही लिखोगे, ठीक है, इतना कड़वा, स्पाइटफुल मैनर में, एंग्री पना होगा उसमें। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लो एक कोई राइटर या जर्नलिस्ट है और किसी के काम या बिहेवियर से वो बहुत नाराज़ है, मतलब वो जेन्युइनली, कुछ कुछ लोग होते हैं कि, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ कि हमने इतना कुछ अच्छा सीखा होता है अपनी लाइफ में, पर वो जब हम कुछ गलत देख रहे होते हैं
तो एक बहुत ही अलग से ही आग बबूला होने लगते हैं, है ना, अलग से ही गुस्सा आने लगता है, खून खौलने लगता है कि किस तरह के लोग होते हैं, कैसी सोच होती है लोगों की। ये सोच के कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तो हाँ, स्पेशली राइटर्स एंड जर्नलिस्ट को तो सबसे ज़्यादा, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो अपनी पेन को गीले और कड़वे इंक में, जैसे मैंने बोला ना, केरेला का जूस है, गॉल में डुबाता है और बिटर आर्टिकल्स लिखता है ना। तो आप इसके बोल सकते हो कि किसी के खिलाफ कड़वी या नाराजगी भरी बातें लिखता है। ही डिप्ड हिज पेन इन गॉल टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ही डिप हिज पेन इन गॉल। द एडिटोरियल डिप्ड इट्स पेन इन गॉल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 है, अ जुड़ास, एक मिनट, हाँ, अजुड़ास किस कितने मतलब अटपटे से, अतरंगी से नहीं है। और ये देखो, ये ऐसा मत समझना कि बहुत हार्ड है, ये आपको हर लेवल में काम आएगा कहीं ना कहीं। आपको भले ही ये आपका एनवीएस में लिखा है, बट यह कहीं भी आ सकता है। अगर आपने सिलेबस देखा है, आप सब जानते होंगे, जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफ़ी है ना। एसएससी वगैरह सब में यूजफुल होता है ये। तो ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए ही है। तो इसलिए हार्ड है, तो उसको चैलेंज लेकर के सुनो, कि समझो, पढ़ो कि ये तो हमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ मतलब बढ़िया लेवल का आइडियम्स भी पता चल रहा है। और जुड़ास किस मतलब होता है, एक्ट ऑफ बिट्रेयल, स्पेशली वन डिसग्यूज्ड एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। क्या है इसका मतलब? देखो, जुड़ास किस, जुदास जो भी है, ये एक बाइबलिकल फिगर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है बाइबल में, जिन्होंने जीसस को बिट्रेड किया था, ठीक है। तो ये आपका बाइबल में कैरेक्टर है, बाइबलिकल कैरेक्टर है, फिगर है, जिन्होंने जीसस को बिट्रेड किया था, ठीक है। तो और बिट्रेयल मतलब तो हम सब जानते हैं, है ना। तो और ये किस तो हम जानते ही हैं सब, फ्रेंडली जेस्चर की तरह आप इसको कंसिडर करना। तो बेसिकली क्या, एक मिनट, तो इसको एक इससे समझना, एक किस्सा सुनाती हूँ। बाइबल में जो जुडास ने जीसस को दोस्ती का सिग्नल दिया, ठीक है। पहले तो जुडास ने जीसस को दोस्ती का सिग्नल दिया इसके थ्रू, ठीक है। दोस्ती का सिग्नल, यहाँ पर ये एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह आप इसको देखो, पॉजिटिव वे में। पर वो सिग्नल जो है वो बिट्रेयल का साइन था, मतलब दोस्त का मास्क पहना हुआ था, किस पॉजिटिव सेंस में, है ना। लेकिन ये बस ऊपरी है, होता है ना आजकल बिट्रेयल तो बहुत होता है, हाँ। तो लेकिन वो बस मास्क था दोस्ती का, बट अंदर से वो धोखा था। इसलिए जब कोई फ्रेंडली लगता है लेकिन सीक्रेटली आपको नापसंद करता है, सीक्रेटली आपको धोखा दे रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं जुदास किस, यानी कि बिट्रेयल। जब कोई दोस्ती या ट्रस्ट का यूज़ करके धोखा देता है ना। ये एक ट्रस्ट का ही तो एक्ट है ना, एक ट्रस्ट का ही तो एक्ट है ना। हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसी के साथ करते हैं, बट कई लोग इसका यूज़ करके बिट्रे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ बिट्रेयल, स्पेशली वन डिस्गाइज्ड एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब उन्होंने दिखाया था, जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप दिखाया था, दोस्ती बनने का ढोंग किया था, लेकिन वो एक्ट ऑफ बिट्रेयल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेलकम्ड हर विद अ जुडास किस ओनली टू एक्सपोज हर सीक्रेट्स लेटर। समझ आ गया? द पॉलिटिशियन गेव अ जुडास किस टू हिज अलाई इन द मीटिंग, बिवेयर ऑफ अ जुडास किस इन बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दे दिया, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अ फ्लाई ऑन द व्हील। ये आपका टीजीटी में आया हुआ सवाल है, केवीएस में, सोशल साइंस में। अ फ्लाई ऑन द व्हील, जस्ट अ मिनट। अ फ्लाई ऑन द व्हील का मतलब होता है कि समवन हु थिंक्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब अपने रोल को एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है। मतलब अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज और हर इम्पोर्टेंस, मतलब वो अपने इम्पोर्टेंस को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लाई उड़ना वाला नहीं है। यहाँ पर आप फ्लाई को किस तरह से देखोगे, वो जो मक्खी होती है ना, छोटा सा इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट जो होता है आपका, मक्खी मान लो, जो मक्खी भी नहीं होता, जो लाइट्स में आते हैं ना कीड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट, यहाँ ये सिंबलाइज कर रहा है। तो मान लो एक व्हील में आपका फ्लाई बैठा है,
है ना। व्हील को यहाँ पर आप बड़े मशीन की तरह कंसिडर करो। ओवर एस्टिमेट कर रहा है मतलब कि अपनी वैल्यू को बड़ा करके दिखाना, ठीक है वो छोटा सा इंसेक्ट ही है, वो बोल सकता है यार मैं उड़ता हूँ, लेकिन वो एक व्हील पे बड़े से मशीन पे बैठ के अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, ठीक है। मान लो एक बड़ा सा व्हील है, जाइंट व्हील है, मशीन चल रहा है, एक छोटा सा मक्खी उस पर आकर बैठेगा और क्या सोचेगा कि यार इस व्हील को तो मैं चला रहा हूँ, मैं ही इस व्हील को चला रहा हूँ। पर अब आप ही बताओ, रियलिटी में मक्खी का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ज़ीरो है, लेकिन वो व्हील ऑलरेडी चल रही है, मशीन चल रही है और वो मक्खी जो यहाँ पे बैठ गई है, वो क्या सोचेगी, इस व्हील को तो मैं ही चला रहा हूँ। तो ये जो मक्खी है उसका कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, रियल लाइफ में भी होते हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंस को ओवर रेट करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं अ फ्लाई ऑन दी व्हील, ठीक है। जब जब कोई अपनी इंपॉर्टेंस को बड़ा दिखाता है जबकि वो इनसिग्निफिकेंट है या वो है ही नहीं इंपॉर्टेंट। अब ऐसा होता है कि हमने कुछ ग्रुप वर्क है, ग्रुप में हमने कुछ काम ही नहीं किया, लेकिन हम ही सबसे ज़्यादा जो है, वो एक इंसान ही सबसे ज़्यादा जो है क्या करेगा, फ्लाई ऑन द व्हील करेगा। ही इज़ जस्ट अ फ्लाई ऑन द व्हील थिंकिंग ही कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट, है ना। वो तो सिर्फ एक व्हील में मक्खी के जैसे था, जिसे लगता है कि सारा प्रोजेक्ट उसी ने ही किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर रहा है। डोंट पे अटेंशन टू हिम, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो ही इज़ जस्ट अ फ्लाई ऑन द व्हील, मतलब वो बस ऐसी बड़ी बड़ी हाँक रहा है भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली आपको समझ में आ गया है। जो अपनी इंपॉर्टेंस को, जहाँ पर उसने कुछ काम उतना किया भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, उसको भी वो बड़ा दिखाता है कि देखो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है या बहुत ज़्यादा किया है, इस तरह से, ठीक है। तो हम ये कह देंगे, देखो ये इसका 94th क्वेश्चन क्या है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। अटैक समवंस एनिमीज, लॉस वंस टेम्पर सडनली, मेक वंस एस्केप, रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस वंस टेम्पर सडनली, मतलब अचानक से अपना टेम्पर जो है, अपना टेम्पर खो देना। तो बादल गरज रहे हैं, शायद इसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बट यस, तो मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। हाँ, वैसे आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। चलो फ्लाई ऑफ दी हैंडल देख लेते हैं। फ्लाई ऑफ दी हैंडल मतलब आप अपने हैंडल से उड़ चुके हो, मतलब सडनली मूव कर चुके हो, इस तरह से लो। हैंडल मतलब आपने, मतलब आप कोई टूल, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, मान लो कि एक हथौड़ा है, मतलब ऐसे ही चलो ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट आपने ठीक है, मैंने हाथ बनाया, उंगलियां हैं, जो भी है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा, सडनली मूव करने लगा, मतलब अब आपके कंट्रोल में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो टूल नहीं है। तो टेम्पर अपना खो देना, यानी आपा खो देना, गुस्सा हो जाना, टू गेट सडनली एंग्री, या अनएक्सपेक्टेडली गुस्सा हो जाना बिना किसी वार्निंग के, हमें मतलब, ठीक है। तो ये हो गया टू लूज, ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, यार अब मैंने अपना आपा खो दिया, अब मैंने हैंडल खो दिया, अब वो हैंडल मेरे पास नहीं है, यानी कि लॉस वंस टेम्पर सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीप द वॉल्फ ऑफ द डोर, कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, कीप हर सीक्रेट्स इंटैक्ट, कीप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टाइम, या फिर कीप ऑफ स्टारवेशन, कीप वर्किंग विद एटमोस्ट स्पीड। तो कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, इसका मतलब होता है कीप ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। वुल्फ मतलब हम समझते हैं प्रीडेटर की तरह, आप उसको कंसिडर करो। यहाँ हंगर का सिंबल है, डेंजर, ऑफ द डोर मतलब डोर के बाहर रखना, यहाँ पर ऑफ, ये वो वाला तो नहीं है, डबल एफ है, तो ऑफ द डोर मतलब डोर के बाहर रखना, ठीक है। तो यानी कि आप वुल्फ को, जो कि एक डेंजर है, उसको आप अपने घर से बाहर रख रहे हो। कीप ऑफ स्टारवेशन मतलब कि भूख से बचना, भूख से बचना। सोचो एक वुल्फ घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है ना, अगर वुल्फ अंदर आ गया तो खाना खत्म हो जाएगा, सब कुछ खा जाएगा इंक्लूडिंग ह्यूमंस तो खाना खत्म हो जाएगा, यानी कि उसको और भूख लगेगी। तो इंसान हार्डवर्क या रिसोर्सेज से वुल्फ को दरवाजे के बाहर रखता है, ठीक है। इस तरह से समझ गए कि हार्डवर्क या रिसोर्सेज से अपने वुल्फ को दरवाजे के बाहर रखता है। तो इस आइडियम का क्या मतलब है कि भूख से बचने के लिए स्ट्रगल करना,
अगर आप चाहते हो कि आप भूखे ना रहो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो, है ना? तो जब कोई भूख, पॉवर्टी या फाइनेंशियल ट्रबल से बचने के लिए काम करता है ना, तो उस केस में हम बोलते हैं, हाँ, जब वो मतलब पर्टिकुलरली किस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, जब कोई भूख, पॉवर्टी या फिर फाइनेंशियल ट्रबल से बचने के लिए काम करता है, तब हम बोलेंगे कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, यानी ही वर्क्ड 2 जॉब्स टू कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। दे सेव्ड मनी टू कीप द वुल्फ ऑफ द डोर ड्यूरिंग द रिसेशन। फार्मर्स स्ट्रगल एवरी सीजन, क्यों? टू कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। तो कीप ऑफ स्टारवेशन। ओके, 96th क्वेश्चन है, टू बी अंडर द हैरो। टू बी अंडर द हैरो, ऑप्शंस क्या है? टू वर्क हार्ड, टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑनेस्टी, टू बी इन अ गुड हेल्थ, या टू बी इन डिस्ट्रेस। टू बी अंडर द हैरो मतलब टू बी इन डिस्ट्रेस। टू बी अंडर द हैरो, हैरो बेसिकली एक फार्मिंग टूल होता है जो ज़मीन को तोड़ता है और सीड्स के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है? जो ज़मीन को तोड़ता है और सीड्स के लिए प्रिपेयर करता है, इस तरह से आप सोचो, मतलब यही होता है हैरो। एंड अंडर दी हैरो मतलब कि हैरो के नीचे, मतलब में मेटामॉर्फिकली, मतलब मेटाफर है, मेटामॉर्फिकली ये ट्रबल या स्ट्रेस में हम इसको बोल रहे हैं। तो टू बी इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस है ना, यानी कि टू बी इन ट्रबल, डिस्ट्रेस या सफरिंग, आप सफ़र कर रहे हो यूजुअली किस वजह से? प्रेशर की वजह से, डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है? आप गलती से ना यहाँ ज़मीन के नीचे फँसे हुए हो, ठीक है? आप गलती से ज़मीन के नीचे फँस गए हो, आपने किसी ने आपको जो है ऐसे ही बेहोश करके ज़मीन के नीचे डाल दिया। अब कोई इंसान हैरो चला रहा है, ठीक है? हैरो चला रहा है यानी कि वो ज़मीन को तोड़ रहा है, मतलब ऐसे, हाँ, तोड़ रहा है इन द सेंस वो जो ग्राउंड को, मिट्टी को जो है वो ऐसे फॉर फार्मिंग टूल से, ताकि वो सीड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम करते हैं ना, जोतते हैं शायद यही बोलते हैं, वो कर रहा है। अब आप इसके नीचे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर में नहीं आओगे, बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी, तो आप ट्रबल में होगे, आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। डिस्ट्रेस मतलब टेंशन में, ट्रबल में, सफ़र करने लगोगे, ठीक है? तो आप मान लो कि वो, हाँ, ज़मीन के नीचे फँसा हुआ है, ज़मीन के हैरो के नीचे फँसा हुआ है। अब कोई ज़ोर-ज़ोर से आपको मारेगा तो टेंशन, स्ट्रगल में होगा। तो इस तरह इंसान जब प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रेस में होता है, तब हम कहते हैं ही इज़ अंडर द हैरो, ठीक है? जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है, प्रेशर में होता है, ट्रबल में होता है, मुश्किल सिचुएशन में होता है, से गुज़रता है, तब हम बोलते हैं ही इज़ अंडर द हैरो। द कंपनी वाज़ अंडर द हैरो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। ही हैज़ बीन अंडर द हैरो सिंस द एक्सीडेंट। फार्मर्स आर अंडर द हैरो ड्यू टू ड्रॉट। सूखेपन की वजह से वो प्रॉब्लम्स में है, ट्रबल में है। 97th क्वेश्चन है, इम्प्रूव, ओके, ये तो है, जॉर्ज वॉज लेड टू अ रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। क्या क्या ऑप्शन है? टू लाइड इन रेस्ट, लेड टू रेस्ट, ले इन रेस्ट, या फिर लाइड टू रेस्ट। क्या है भाई? बड़ा सा ही कंफ्यूजिंग सा है। क्या बोला है? एक तो देखो लेड इन रेस्ट है, यहाँ पर लेड टू रेस्ट है, ओके सॉरी, लाइड, ये लाइड है, लाइड इन रेस्ट, ये लाइड टू रेस्ट है, और ये लेड टू रेस्ट है, और ये लेड रेस्ट है। तो इसका आंसर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर देखो लेड टू लिखा है ना, लेड टू, तो इसलिए लेड टू रेस्ट। ये क्या है? अच्छा, इसमें हमें बोला है इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज, आई एम सॉरी, इसमें हमें बोला है इम्प्रूव करना है अंडरलाइन फ्रेज को, अगर जहाँ लग रहा है तो इसको हमें इम्प्रूव करना है। इसका सही फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है क्या है? ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? इसका सही मतलब क्या है? बी, लेड टू रेस्ट, लेड टू अ रेस्ट नहीं होगा। समझ आ गया? अब इसका मतलब होता क्या है? लेड टू रेस्ट, लेड टू रेस्ट मतलब बरिंग समवन आफ्टर डेथ, मतलब कि डेथ के बाद जब हम वो बरी कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं। फ्यूनरल में उसको पीसफुली जब ग्रेव में रखा गया मान लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब उसको लेड टू रेस्ट किया गया, मतलब बुरियल या फिर फाइनल रेस्टिंग प्लेस जब बोलते हैं, पीसफुली जब वो, मुझे वो याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलेंगे। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बगल में जो है, जो कब्र होता है ना, उसके बगल में ही जॉर्ज को भी किया गया, मतलब बरी किया गया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा देखो, ये अभी हमने किया था और यहाँ पर इसका मतलब जो है ना, किया था ना, बी बाउंड विद, रिपीट तो नहीं, हाँ, बी बाउंड विद इट, अभी हमने इसकी बात की थी। तो देखो इसमें इसका आंसर हमें सी दिया हुआ है, तो यानी सी ही होना चाहिए। मैंने पहले बोला था, मेरे को गलत लिखा होगा। बाउंड मतलब बंधा हुआ होना चाहिए, कंप्लीटली अप लिखा है यानी कि पूरी तरह से बंधा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, बी वेरी बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये पहले भी आ चुका है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी इससे पहले, मतलब पार्ट 1 वाली, तो उसमें ये हमने कवर किया था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बताओ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इरेगुलर। ये पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब समथिंग जो कि बहुत ही अनइवन मैनर में, इरेगुलर वे में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस वे में नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो कभी आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, फिर छोटा सेशन, मतलब आप बिट्स फिट्स एंड स्टार्ट में आपकी पढ़ाई हो रही है, मतलब रेगुलरिटी के साथ नहीं कर रहे हो। कभी आप 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, फिर आप 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, फिर पढ़ना था लेकिन टीवी देखने लगे, तो यानी कि रेगुलरिटी के साथ नहीं, छोटे छोटे अटेम्प्ट्स में पढ़ाई कर रहे हो, तब हम बोलेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यू आर स्टडिंग, है ना। जब कोई स्मूथली काम नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, हर प्रैक्टिस हैज़ बीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स दिस मंथ, द रोड रिपेयर्स हैपेंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे यही हाल है, थोड़े थोड़े उसमें काम करते हैं। ठीक है, चलो, आई डोंट नो आवाज़ आ रहा है कि नहीं, मतलब बाहर का आवाज़ तो नहीं आ रहा, आई डोंट नो, बट आई होप कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो पूजा का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्लाई ऑन दी व्हील, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये अब आप आंसर दे पाओगे, है ना। वो हमने बात की थी कि व्हील मशीन कोई और चला रहा है, वो मक्खी उस पर बैठ गया और उसे लगा कि वही चला रहा है, तो वो अपने इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हिज और हर पावर। हो गया क्लियर?